नमस्कार, स्वागत है आपका फेफाड़ा हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे व्याकरण शिक्षण की विधियां। तो पिछली क्लास में अपनों ने व्याकरण शिक्षण की सभी विधियों को पूरा कर लिया था। अपनों ने आगमन निगमन विधि से शुरू किया था और उसके बाद संश्लेषण विश्लेषण के साथ उनको खत्म कर दिया। बहुत सारी विधियां हैं व्याकरण शिक्षण की, जैसे समवाय विधि होगी, प्रदर्शन होगी, प्रत्यक्ष होगी, सैनिक होगी, संश्लेषण विश्लेषण, आगमन निगमन, अनौपचारिक, व्यावहारिक। तो उन सभी का अध्ययन अपनों ने कर लिया है। तो अपन बात कर रहे हैं, अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो मेथड पढ़ रहे हैं या शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं वो हिंदी की शिक्षण विधियां अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हिंदी को अपन देखते हैं कि भाई 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कौन कौन सा? एक तो गद्य, एक पद्य और एक व्याकरण। संपूर्ण हिंदी की बात नहीं कर रही, हिंदी के रूपों की बात कर रही हूं। वैसे हिंदी के भाग यदि देखें तो वो भी 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? साहित्य होता है, काव्य शास्त्र होता है और व्याकरण, वो अलग चीजें होती है। ये हिंदी को प्रकट करने का तरीका या हिंदी के प्रारूप होते हैं। गद्य के द्वारा अभिव्यक्ति दी जा सकती है, पद्य के द्वारा, और व्याकरण जिसके माध्यम से अपन ये चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के रूप होते हैं। उनमें अपनों ने गद्य को समझ लिया और गद्य में अपनों ने कहानी को भी, कहानी शिक्षण को भी समझ लिया था, एकांकी शिक्षण को भी यहाँ पर समझ लिया था। तो गद्य शिक्षण का अर्थ परिभाषा के साथ साथ विधियों तक अपनों ने पढ़ लिया, पद्य भी अपनों ने पढ़ लिया, व्याकरण भी अपनों ने पढ़ लिया। और यदि कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसने यदि क्लास नहीं देखी है तो सभी विधियां बहुत अच्छे से अपनों ने की है। तो आप पीछे की क्लासेस में या चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं रचना शिक्षण की। रचना शिक्षण की ये तो हो गए प्रारूप। ठीक है, 3 प्रारूप हिंदी के होते हैं। मान लीजिए अब कोई रचना करना चाहे किसी भी संबंध में, किसी भी प्रकार की रचना शिक्षण को मैं सीधे शब्दों में यूं समझा सकती हूं कि मान लीजिए कि अभी 15 अगस्त आ रही है। ठीक है, तो 15 अगस्त के लिए आपको भाषण देना है अपने स्कूल में या कॉलेज में। तो अब आपको भाषण तैयार करना है। तो भाषण तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसको मौखिक रूप से किस प्रकार से प्रभावित तरीके से बोल पाए, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने विचारों को अभिव्यक्ति देता है। विचारों को क्या देता है? अभिव्यक्ति देता है। अब विचारों को अभिव्यक्ति 2 प्रकार से दी जा सकती है। किस प्रकार से? एक तो मौखिक रूप से और एक लिखित रूप से। ठीक है, अब आप 15 अगस्त पर भाषण देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मौखिक अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि आप अपने विचारों को एक प्रभावी अभिव्यक्ति दें। प्रभावी अभिव्यक्ति दें यानी प्रभावशाली ढंग से आप अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखें। तो यह क्या हो जाएगी? भाषण की रचना हो जाएगी। ठीक है, यानी ये मौखिक अभिव्यक्ति कौशल हो जाएगा। और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में जो रचना शिक्षण है उसके दौरान मौखिक रचना शिक्षण हो जाएगा, या फिर मौखिक रचना में भी बात करें तो भाषण रचना हो जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि लिखित प्रारूप है, यानी कोई व्यक्ति है वो अपने विचारों को, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते परंतु लिखते बहुत सुंदर हैं। तो उस प्रकार से एक व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिखित रूप में करना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि वह निबंध लिखना चाहता है, तो अब वह निबंध लिखना चाहता है व्यक्ति, तो वह चाहेगा कि भाई वह अपने विचारों को इतने सुंदर सुंदर शब्द दे कि जिससे जो भी पढ़े या जो भी सुने, यानी पाठक या श्रोता है, वो उससे बहुत अधिक प्रभावित हो जाए। तो इसलिए वह क्या करता है? वह बहुत ही अच्छे विचारों को अच्छे तरीके से विचारों को व्यक्त करता है, यानी विचारों की प्रभावशाली लिखित अभिव्यक्ति, लिखित रचना कौशल में चली जाती है।
या फिर अपन यूं कहें कि निबंध रचना शिक्षण में चली जाती है। यानी किसी भी विधा की रचना करना ही क्या कहलाता है, रचना शिक्षण कहलाता है। मान लीजिए आप कविता, अब कुछ लोग हैं जो कवि सम्मेलन आदि में रुचि रखते हैं, तो वो कविताएं लिखते हैं, वो दोहे लिखते हैं, वो छंदों की रचना करते हैं, कुछ मुक्तक लिखते हैं। तो इस प्रकार से है, वो अनेक व्यक्ति है, वो अनेक तरीके से अभिव्यक्ति दे सकते हैं। अब ये ऐसे नहीं है कि भी रचना कौशल में अपन विचारों को प्रकट कर रहे हैं तो बस आपने अपनी सहेली, अपने मित्र से बात की तो वो रचना कौशल हो गया। नहीं, मैंने एक शब्द प्रयोग में लिया था कि भाई अपने विचारों की प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्ति ही क्या है, रचना कौशल है। तो अपन इसको किस रूप में समझ सकते हैं, अपन इसको ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि भाई रचना शिक्षण क्या हो सकता है। तो अपन ये देखेंगे कि एक व्यक्ति अपने विचारों को दो प्रकार से अभिव्यक्ति दे सकता है। किस किस प्रकार से? एक मौखिक प्रकार से, दूसरा लिखित प्रकार से। ये तो होगी अभिव्यक्ति की बात, ठीक है। अब अपन रचना किसे कहेंगे कि यदि व्यक्ति अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रकट करता है। यदि व्यक्ति अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रकट करता है तो वहां रचना शब्द प्रयोग किया जाएगा, या रचना शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। तो मोटे तौर पर अपन क्या कह सकते हैं कि भी कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दो तरीके से अभिव्यक्ति दे सकता है, मौखिक रूप से भी दे सकता है, लिखित रूप से भी। तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से यदि वो प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्ति देता है तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, रचना कहते हैं। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं इस संबंध में आगे। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति चाहता है कि भाई वह अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करे। तो वह क्या करेगा, व्यक्ति यूं चाहता है कि भाई वह अपने विचारों को किसी के समक्ष बहुत ही अच्छे तरीके से रखे, और जिस अच्छे तरीके से रखे वो विचार उसी प्रकार से उन लोगों को समझ में भी आए, उन लोगों को प्रभावित करें। अब अपन बात करते हैं रचना का अर्थ क्या है, या रचना शिक्षण है क्या। तो रचना शिक्षण के अर्थ की बात करें। रचना शिक्षण का अर्थ देखिए, रचना जो शिक्षण शब्द है वो अंग्रेजी के कंपोजिशन का हिंदी अनुवाद है। तो अपन ने इसमें पहले तो यही चीज दे सकते हैं कि भाई रचना शब्द का ही अपन देखेंगे। रचना शब्द किसका, अंग्रेजी के
कंपोजिशन, कंपोजिशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एक तो बात ये होगी कि भाई कंपोजिशन का क्या है, हिंदी अनुवाद ही माना जाता है। अब यदि अपन देखें कि भाई व्यक्ति क्या करता है, तो व्यक्ति क्या करता है कि अपने शब्द कोश को बढ़ाता है, अपने शब्दकोश को संवारता है इस शिक्षण के तहत। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि यह शिक्षण, या फिर अपन यूं कहेंगे इसके तहत व्यक्ति अपने विचारों या भावों को प्रकट करने हेतु शब्द समूह को संवारता है। तो इसके तहत व्यक्ति क्या करेगा, अपने विचारों या भावों को प्रकट करने के लिए शब्द समूह को संवारता है। अब अपन यहाँ ये कह सकते हैं कि वे भी व्यक्ति है वो अपने शब्दकोश को बढ़ाता है, अच्छे अच्छे शब्द। चूंकि अपन सामान्य बातचीत की बात नहीं कर रहे, अपन बात करें प्रभावशाली तरीके की। तो प्रभावशाली ढंग से यदि अपन बात रखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है अपने शब्द समूह को अपने को संवारना पड़ेगा। अपने पास अच्छे अच्छे शब्द होंगे तभी वो किसी अन्य को शब्द है वो प्रभावित कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी इसको प्रकट कर सकते हैं कि भी व्यक्ति क्या करता है, अपने भावों व विचारों को कलात्मक ढंग से जब अभिव्यक्ति देता है तो वहां पर क्या माना जाता है, रचना कौशल या रचना शिक्षण माना जा सकता है। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि भी व्यक्ति किसी समूह में अपने भावों, विचारों अथवा संवेगों को प्रकट करने हेतु कलात्मक ढंग से संवारता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, रचना कह सकते हैं कि भाई ये शब्दों को सजाना, शब्दों को संवारना, यही क्या हो सकता है, रचना। देखिए यूं तक कहा जाता है कि भी जिस प्रकार से एक मूर्तिकार क्या करता है, अपना जो हथियार होते हैं, हथियार का मतलब हुआ कि उसकी जो भी छेनी वगैरह हथौड़ा हुआ, या फिर अपन यूं कहें कि एक चित्रकार अपनी पेंसिल को घुमाता है और इस प्रकार से पेंसिल को घुमाता है कि भाई उसकी जो आकृति है, मुझे नहीं आती ड्राइंग, मैं तो यूं समझाना चाह रही थी कि भाई एक व्यक्ति, चाहे वो चित्रकार हो चाहे वो मूर्तिकार हो, अब वो क्या करते हैं कि अपने चित्र को बहुत ही ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए उसको सजाते हैं, उसको संवारते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के रंग भरते हैं।
तो उसमें अपनी कला को दिखाते हैं। उसी प्रकार से ये होता है, ये रचना होती है। यानी एक व्यक्ति अपनी रचना को, अपनी कविता को, अपने गद्य को बहुत ही सुंदर तरीके से किसी के सामने स्पष्ट करने हेतु, प्रकट करने हेतु वो क्या करता है कि उसमें सुंदर सुंदर शब्दों रूपी रंग भरता है, ताकि वो जिस भी किसी के सामने प्रकट किए जाए तो उनको प्रभावित कर सके। तो ये चीज भी अपन देख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे देखते हैं कि भी और इसके संबंध में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए, रचना के दो प्रकार है, पहले भी बता चुकी हूं, फिर भी स्पेशली बता देती हूं, कहीं पूछ लिया जाए कि भाई रचना के कितने प्रकार होते हैं और आप यूं सोचो कि बताया नहीं गया। तो रचना के दो प्रकार होते हैं। रचना के प्रकार तो वो जो मैंने बताए थे दो, एक तो मौखिक प्रकार ये होता है। मौखिक प्रकार जिसमें क्या होता है, जिसमें व्यक्ति बोलकर अभिव्यक्ति देता है। तो व्यक्ति बोलकर भावों को अभिव्यक्ति देता है। ये तो कौन सा हो गया, मौखिक प्रकार हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा कौन सा प्रकार आ जाता है, लिखित प्रकार आ जाता है। ठीक है, अब लिखित प्रकार में क्या हो गया, शब्दों के लिखित रूप द्वारा व्यक्ति के विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, ये क्या कहलाएगी, लिखित प्रकार। तो मौखिक प्रकार होगी, व्यक्ति बोलकर भावों की अभिव्यक्ति देता है, और दूसरी लिखित प्रकार हो गया, शब्दों के लिखित रूप द्वारा व्यक्ति के विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति होती है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई मौखिक रचना और लिखित रचना में अपन और किस तरीके से अपन इसको विश्लेषित कर सकते हैं। देखिए, यदि अपन इन दोनों को समझे तो मैंने अभी बताया एक चित्रकार का उदाहरण, ठीक है, एक चित्रकार है। अब वो चित्रकार क्या करेगा, अनेक स्थूल साधनों का प्रयोग करेगा। स्थूल साधन, सूक्ष्म का मतलब होता है जैसे अपन सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की बात करते हैं ना, उसी प्रकार से। तो सूक्ष्म का मतलब होता है अपनी आंतरिक चीजें, स्थूल का मतलब होता है बाहरी जो पुर्जे हुए। तो यहाँ पर चित्रकार बाहरी अनेक साधनों का सहारा लेता है चित्र बनाने के लिए, पेंसिल, कागज, रंग, तो अनेक चीजों का, जिन चीजों का वह सहारा लेता है, तो उनकी सहायता से वह क्या करता है, अपने चित्र को सजाने का प्रयास करता है, अपने चित्र को संवारने का प्रयास करता है। कौन करता है, चित्रकार। वह अपनी तुलिका चलाता है। तुलिका का अपन यूं कह सकते हैं कि वो सबसे पहले आउटलाइन करने के लिए अपनी जो पेंसिल वगैरह चलाता है। तो चित्रकार जब अपनी एक तुलिका चलाता है तब वो उस तुलिका को विभिन्न प्रकार की आकृति देते हुए फिर इन साधनों की सहायता से भी सजाता है, और अंत में जाकर एक उत्कृष्ट मूर्ति, एक सुंदर मूर्ति या एक सुंदर चित्र का निर्माण वह कर जाता है। उसी प्रकार से रचना के दौरान, रचना जब व्यक्ति करता है
तो रचना के दौरान भी वह अनेक साधनों का सहारा लेते हुए और अपने कौशल को सजाता है, अपने कौशल को संवारता है। वह किन साधनों का सहारा ले सकता है? जहां पर यह ब्रश, रंग, तुलिका, पेंसिल, कागज इत्यादि की सहायता लेता है, वहां पर रचना कौशल के दौरान व्यक्ति वर्णों की सहायता लेता है, शब्दों की सहायता लेता है, व्यक्ति अन्य किसी की भी सहायता ले सकता है, लोकोक्तियों की सहायता ले सकता है, क्योंकि काफी बार कुछ चीजों को प्रभावशाली ढंग से और सुंदर अभिव्यक्ति देने के लिए हम लोकोक्ति या मुहावरे आदि को प्रयोग में लाते हैं, तो वो मुहावरों का प्रयोग ला सकता है, वो सुंदर भाषा का प्रयोग कर सकता है। अब जैसे कुछ लोग हैं वो हिंदी में बात करते हैं, परंतु अपनी हिंदी को प्रभावशाली तरीके से बनाने के लिए वो बीच बीच में उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, तो इस प्रकार से वो अन्य शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के माध्यम से वो अपना अभिव्यक्ति कौशल है वो उत्कृष्ट बनाते हैं। अब यदि मौखिक रचना की बात करें तो व्यक्ति बोलने में इन शब्दों को प्रयोग में लाएगा और लिखित रूप की बात करें तो लिखने में इन शब्दों का प्रयोग करेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अपनों ने ये देख लिया कि भी रचना होती क्या है, रचना के प्रकार क्या होते हैं और रचना के प्रकारों में रचना कब कहलाता है। सामान्य बातचीत भी होती है, विचारों की अभिव्यक्ति तो, परंतु रचना तब कहा जाता है जब व्यक्ति अन्य साधनों का सहारा लेते हुए उस एक सामान्य सी चीज को बहुत ही आकर्षक बना देता है, तो वह क्या कहलाती है? रचना कहलाती है, जो कंपोजिशन का हिंदी अनुवाद है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो आगे अपन बात करेंगे कि भी रचना कौशल में शिक्षण के महत्व क्या हो सकते हैं। तो या फिर मैं यूं कहूं कि भी रचना करते क्यों हैं लोग? कोई भी ले लीजिए आप, चित्रकार ले लीजिए, लेखक ले लीजिए, कवि ले लीजिए, मूर्तिकार ले लीजिए, सबके कुछ न कुछ विचार होंगे, उन विचारों की ही वो लोग अभिव्यक्ति करेंगे। तो ये क्या होता है? अपने विचारों की अभिव्यक्ति का या फिर यूं कहें कि अंतर्निहित भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक बहुत ही सुंदर अवसर होता है या सुअवसर ये होता है। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले तो बात करेंगे कि रचना के महत्व, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं कि भी जो रचना शिक्षण अपन करते हैं या फिर अपन रचना में मान लीजिए लेखन या मौखिक जो भी हो, लेखन ले लेते हैं, तो रचना में लेखन का महत्व अपन कर सकते हैं। रचना में लेखन का महत्व तो रचना में लेखन का महत्व क्या हो सकता है? तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि भाई अंतर्निहित भावनाएं, अंतर्निहित जो विचार है उनकी अभिव्यक्ति करने का ये एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है। तो अपन पहली तो यही बात कह सकते हैं कि भी इसके द्वारा व्यक्ति के पास अपनी अंतर्निहित भावनाओं को प्रकट करने का सुअवसर होता है। तो ये एक अच्छा अवसर है कि व्यक्ति अपनी विचार किसी दूसरे के सामने रख सके और वो भी कैसे सजा कर रख सके। तो हाँ, यदि आप इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ इसका जो आधार है, इसका आधार क्या होती है? भाषा, वो आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इस कौशल के पूर्ण विकास, इस कौशल के
पूर्ण विकास का आधार। इस कौशल के पूर्ण विकास का आधार क्या होता है? भाषा होती है। तो यदि आपके पास बहुत अच्छी और बहुत सुंदर भाषा है, आपके पास अच्छे अच्छे शब्द हैं, तभी आप इस कौशल में सफल हो पाएंगे, अन्यथा आप इस कौशल में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अपन आगे। तो अपन आगे क्या कह सकते हैं कि भी जो बोलचाल व लेखिक शिक्षा, लेखन की शिक्षा है, तो जो बोलचाल है, यानी इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, अपन किसी के तरीके बदल सकते हैं। यदि इस प्रकार की रुचि बालक में पैदा की जाए तो उसके बात करने का, उसके बोलचाल का, उसके लिखने का तरीका बदल जाएगा। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति की बातचीत करने का, उसके लेखन स्तर का विकास हो जाएगा, उसके लिए नवीन मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। तो अपन इस बारे में ये भी लिख सकते हैं कि इसके तहत व्यक्ति के बोलचाल एवं लेखन क्षमता संबंधी, इसके तहत व्यक्ति के बोलचाल एवं लेखन क्षमता संबंधी, लेखन की क्षमता से संबंधित क्या होंगे, नवीन मार्ग प्रशस्त होंगे, नवीन मार्ग प्रशस्त होंगे। इसके माध्यम से क्या होता है, देखिए अगर इस प्रकार के आयोजन भी किए जाए ना शैक्षणिक स्तर पर, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो उनमें इस प्रकार के कार्यक्रमों का यदि आयोजन किया जाए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस संबंध में मौका दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन करवाए जाए भाषा से संबंधित, चाहे भाषण के कंपटीशन यानी मौखिक रचना के कंपटीशन करवा दो, चाहे लिखित के यानी निबंध कंपटीशन करवा दो, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवा दो। तो इसमें क्या होता है कि इन कौशलों के विकास से और बालक का जो शिक्षा स्तर है वो भी बढ़ेगा, साथ साथ उसकी बोलचाल का स्तर भी बढ़ जाएगा। वो बोलचाल में बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को प्रयोग में लाएगा, साथ साथ लिखने में बहुत अच्छे स्तर को काम मिलेगा। तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि इस संबंध में नवीन मार्ग प्रशस्त होंगे। और इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि इसके दौरान है वो बालक के लेखन में नवीनता के साथ मौलिकता का भी समावेश होगा, मौलिकता का भी समावेश संभव है। तो ये चीज होगी यहाँ पर कि बालक की जो नवीनता आएगी उसके विचारों में, साथ साथ मौलिक विचार, यानी वह स्वयं भी कुछ न कुछ उसमें नवीन प्रयोग करेगा, तो इसलिए उसमें कुछ न कुछ मौलिकता आएगी। ये तो इसकी रही रचना लेखन के महत्व की आधारभूत बातें। अब अपन इस रचना लेखन को और अधिक सुंदर कैसे बना सकते हैं और अधिक प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी अपन विचार करेंगे। परंतु आज की क्लास में इतना ही, ये चीजें देखेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।